हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और आज की हम लोगों की जो प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो रही है वो ग्रामर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेकर है, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है कि इसके क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में हर एक पैटर्न में हम लोगों को पूछे जाते हैं। और उस चैप्टर का नाम है VOICE यानी कि वॉइस। VOICE यानी कि इस चैप्टर का जो नाम है उस चैप्टर का नाम क्या है? वॉइस। एग्जाम में इसके पूछने के तरीके कुछ ज़्यादा ही हैं। एक तो एक्टिव से पैसिव पूछ लिया जाता है, एक्टिव सेंटेंस है पैसिव में चेंज कीजिए। सेकेंड, पैसिव टू एक्टिव में भी चेंज कर दिया जाता है। सेकेंड है ये। और भी कुछ तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, एरर में, कॉम्प्रिहेंशन में इसका खासा यूज किया जाता है। तो इसका एक ब्रॉड लेवल पे यूज है। कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग को समझने के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। तो वॉइस एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर के पर्सपेक्टिव से, और उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस के मेथड से। और प्रैक्टिस जो आज हम लोगों की होने वाली है वह चलेगी MCQ पैटर्न को लेकर, MCQ पैटर्न को लेकर। तो MCQ पैटर्न को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन की शुरुआत करती हैं और एक एक क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन है वो फर्स्ट में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जिस क्वेश्चन में लिखा गया है ध्यान रखिएगा कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। अब एक पैटर्न क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग बना लें। इसको क्या कर लें, बना लें। अब स्टूडेंट्स बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सोचेंगे दिस एक्सपीरियंस। मॉडल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, द एक्सपीरियंस विल। नेवर यही रख दिया जाएगा। मॉडल के बाद पैसिव को बनाने के हम लोग बी का यूज करते हैं। फॉरगेट का वर्ब फॉर्म फॉरगॉट और फॉरगॉटन दोनों यूज कर लेते हैं। तब एक लगाते हैं हम लोग बाय का यूज, और तब जो सब्जेक्ट आई है वो चेंज किस में हो जाता है, मी में। तो आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस एक्टिव वॉइस का पेसिव में ट्रांसफॉर्म होकर बन चुका है। दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉट और फॉरगॉटन बाय मी। अब एक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस पूरे को पहले सॉल्व करते हैं और तब उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है इसका कौन सा आंसर होगा। MCQ में ध्यान रखिएगा, जब हम लोग MCQ पैटर्न की बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इसमें वही मेथड एलिमिनेशन मेथड प्लस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी आपको एलिमिनेशन मेथड की चर्चा मैंने आपको करवाया था, ध्यान रखिएगा। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को जो भी 4 ऑप्शंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं कि कैसे इसको डील किया जा सके। एक मिनट, एलिमिनेशन यहाँ पर आई होगा। तो एलिमिनेशन मेथड में जो आपको 4 ऑप्शन आते हैं MCQ में, उसमें से सबसे पहले जो आंसर नहीं हो सकते उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसको रिमूव करते हैं। उस रिमूव करने के बाद जो बच जाते हैं, ध्यान रखेगा, उस पर हम लोग कॉन्सेप्ट का काम करते हैं। अब इसका ध्यान रखेगा, आई विल नेवर बी फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। इसके MCQ का सॉल्व करने की ट्राई करें। तो अब देखते हैं कितनी आसानी से MCQ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना कोई दिक्कत किए। एक एक ऑप्शन को देखिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में ए में दिस एक्सपीरियंस कैन नॉट बी फॉरगॉटन बाय मी। बी दिस एक्सपीरियंस वुड नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। सी में दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। डी में दिस एक्सपीरियंस हैड नेवर बीन फॉरगॉटन बाय मी। यानी यहाँ फॉरगॉटन वर्ब का यूज किया गया है। आपको इतना मालूम होना चाहिए और इतना कम से कम आपके नॉलेज में जरूर होगा कि वॉइस में हम लोग कभी टेंस का चेंज नहीं करते हैं। नरेशन में चेंज ऑफ टेंस होते हैं, इन वॉइस इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये होते नहीं है। यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस में विल दिया हुआ है, तो पेसिव में या तो विल या सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कहीं पर आपको सेल दिख सकता है, या तो विल दिखेगा नहीं तो सेल। इस चारों ऑप्शन में से आप बताइए कितने ऑप्शन है जिसमें विल और सेल का यूज किया गया है, कितने ऑप्शन है? चलिए देख लेते हैं।
फर्स्ट का जो ए नंबर है उसमें कैन नॉट, ए में क्या लिखा हुआ है, कैन का यूज किया हुआ है, बी में वुड का यूज किया हुआ है, सी में विल का यूज किया गया है, डी में हैड का यूज किया गया है। अब विल है, एक कुछ स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिएगा जो वुड वाला क्लिक कर देते हैं, वुड वाले को क्लिक करते हैं, क्यों, उनके माइंड में यह प्रोसेस चलता है, आज वो नरेशन वाला आ जाता है, वॉइस और नरेशन कभी मिक्स हो जाते हैं। जब आप सिर्फ वॉइस बनाते हैं तो वो माइंड में रहता है, जब सिर्फ आप नरेशन बनाते हैं तो वो भी माइंड में रहता है, लेकिन जब वॉइस और नरेशन का मिक्सअप क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तब आपका यह माइंड रोटेट करना शुरू करता है, कंफ्यूज होना शुरू होता है। तो इतना याद रखिए, वॉइस में चेंज ऑफ टेंस नहीं होते और नरेशन में चेंज ऑफ टेंस होते। तो वॉइस पढ़ रहे हैं, इसमें चेंज ऑफ टेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यदि चेंज ऑफ टेंस नहीं होगी तो ना कैन होगा, ना वुड होगा, ना हैड होगा, आंसर क्या होगा, सी। इजी वे में कुछ ही सेकेंड में आप एक का नंबर सी आप ऑप्शन में क्लिक कर दिया। और सिर्फ हमने अभी कौन सा मेथड बनाया है, एलिमिनेशन मेथड। कॉन्सेप्ट की तभी जरूरत ही नहीं पड़ा, वन एंड ओनली सिर्फ आपको एलिमिनेशन मेथड हमने क्लिक करवाया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एक एक करके देखेंगे और सबको डील करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन सेकेंड की बात करें, यहां कह दिया गया, ध्यान रखिएगा, सी हैज लर्नड हर लेसन्स, सी हैज लर्नड हर लेसन्स। अब इतना याद रखिएगा, यदि यहाँ हैज है तो पेसिव में भी हैज ही आना है, या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा, इसमें से कोई एक होंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में लोग हैज का भी यूज करते हैं और हैव का यूज करते हैं। अब ऑप्शन में देखिए किस किस में हैज और हैव है। ए में हैज दिया हुआ है, बी में भी हैज है, सी में सिर्फ लर्न लिख दिया गया है, और डी नंबर की बात करें तो इसमें हैव का यूज किया गया है। तो ये वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सी नंबर लर्न तो होगा ना, हैज और हैव का आना फिक्स है। अब यही बात यहाँ आप ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या है, हर लेसन्स। हम लोग पेसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे रखने का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे पुट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट का कहीं यहाँ पर आना हो गया, हर लेसन्स पेसिव में आएगा, तो सब्जेक्ट बनने का काम इन्हीं का होता है, और सब्जेक्ट ये बनेंगे तो सब्जेक्ट ये क्या है, प्लूरल। हर लेसन्स सब पेसिव में जब सब्जेक्ट बनने का काम करेगा यह तो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब कैसा इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। अब इस पॉइंट पर हैज और हैज भी कैंसिल, आंसर किस में क्लिक होंगे, हैव में। हर लेसन्स ऑब्जेक्ट बनेगा, हैव लगेगा, बात खत्म हुई। सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट को लाइए। एलिमिनेशन मेथड प्लस कॉन्सेप्ट आपके वॉइस के क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड्स में आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और सॉल्यूशन आपके हाथ में रहेंगे। तो एमसीक्यू में ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। थर्ड में कहा गया द कैट इज ईटिंग द फिश। देखते हैं, द कैट इज ईटिंग द फिश। अब इतना याद रखिएगा, यदि इज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहे, इज आर एम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इज आर एम के साथ यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी यानी कि शॉर्ट में कहें तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, तो पेसिव में क्या करते हैं, बीइंग का आना तय है। आपको बताया जा चुका है कि एक्टिव में वर्ब का फोर्थ फॉर्म है आईएनजी वाला, तो बीइंग पेसिव में आना फिक्स है, उसमें बात को मेंटेन करने के लिए। अब यहां जो दिया गया 4 ऑप्शन, उसमें से कितने ऑप्शन में बीइंग का यूज किया गया देख लेते हैं। अब इसमें देखिएगा, बी में है नहीं, सी में है नहीं, डी में है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में लिखा गया है द फिश इज बीइंग ईटेन बाय द कैट। सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में, यानी 3 का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत, एलिमिनेशन मेथड हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गए। कम ही सेकेंड्स में, ध्यान रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में क्या कहा गया है, ध्यान रखिए। 4 में वही बात है, मार्सा इज रीडिंग अ नॉवेल। मार्सा इज रीडिंग अ नॉवेल, इसमें भी है मार्सा इज रीडिंग ए नॉवेल। इजारम के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, पेसिव में बीइंग का आना आता है। देखते हैं किस में बीइंग है, देखते हैं। तो बीइंग जो है
ए नंबर लिखा हुआ है अ नॉवेल वाज रेड बाय मार्सा, बीइंग नहीं है। बी नंबर में अ नॉवेल हैड रेड बाय मार्सा, नहीं है। सी में अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय मार्सा, इसमें बीइंग है, इसको रखते हैं सी को। डी में ए नॉवेल मस्ट रेड बाय मार्सा, यानी कि इसमें भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सी नंबर में बीइंग दिया हुआ है। सी में क्या दिया हुआ? बीइंग, यानी यही आंसर क्या होगा? क्लिक होगा। कहां ज्यादा सोचना है? सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड प्लस कॉन्सेप्ट, इतना लगाइए, ज्यादा कुछ नहीं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेना, फिर ये करना है वो करना। नो स्ट्रक्चर, वन एंड ओनली कॉन्सेप्ट की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में कहा गया है वाई डू यू टेल अ लाई। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वाई डू यू टेल ए लाई। अब यू इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और डू यहां पर, एक तो बात आपको याद रखनी है कि इज यहां जो एक्टिव वॉइस है यह इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है? इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में। अब इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में यदि आपको सोचना पड़े तो ज्यादा मत सोचिए, बस ये सोचिए ये सब्जेक्ट है और ए लाई क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट, और डू यहां हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है कि यह सिंपल प्रेजेंट है। इंटरोगेटिव में डू आगे आने का काम करता है, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट का जब लोग पैसिव बनाते हैं तो हम लोग इज आर एम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इज आर एम में से किसी ना किसी का यूज करेंगे। पैसिव करेंगे तो इज आर एम, और पैसिव में भी इंटरोगेटिव चलेगा। तो इज आर एम को हम लोग क्या करते हैं? आगे करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे कौन काम कर रहा है? ए लाई। क्या है? ए लाई। अब ए लाई सिंगुलर है, तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, यहां लिखिएगा ए लाई, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा? इज। यानी आपको बस ये खोजना है इंट्रोगेटिव में कि इज और ए लाई एक साथ कहां पर है। इज के बाद ए लाई कहां पर रखा गया है? आ जाते हैं, देखते हैं। ए नंबर में ए लाई के बाद इज किया गया है। ए नंबर में लिखा हुआ है वाई ए लाई इज। मुझे क्या चाहिए? इज चाहिए अ लाई से पहले, तो ए नंबर कट गया। बी में दिया गया है नो डाउट, सी में भी दिया गया है और डी में भी दिया गया, यानी ए नंबर ऑप्शन तो हमारा कट गया। ए नंबर ऑप्शन तो कट गया। अब सोच के देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि डी नंबर में बीइंग का यूज किया गया है। डी में लिखा हुआ है वाई इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय यू, तो बीइंग तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस का सेंस है नहीं। डी को भी काट दीजिए। अब आइएगा बी नंबर में। बी नंबर में एक वर्ब यूज किया गया है बी। अब बी का कोई सेंस तो यूज होता नहीं क्योंकि यहाँ मॉडल का कोई यूज है नहीं। शैल विल कैन कुड मे माइट तो है नहीं कि पैसिव आप बी का यूज कीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इस बी को भी काट देते हैं। आंसर कौन सा बचा? सी। सी को पढ़ लीजिए पूरा। वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, यही आंसर है, सी नंबर। ज्यादा सोचना नहीं, आंसर सही डिटेक्ट नहीं करना है, आंसर हमें जो गलत है उसको डिटेक्ट करना है। क्योंकि 4 में से 3 गलत होंगे, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस किसकी है ज्यादा? चांस किसका ज्यादा है? तो चांस गलत होने का ज्यादा है। तो सही को छोड़ो, गलत को पकड़ो, और एलिमिनेशन मेथड्स में बहुत ज्यादा आसानी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 6 में कहा गया है राधा सिंग्स अ सॉन्ग। राधा सिंग्स अ सॉन्ग। क्वेश्चन देख लेते हैं। राधा सिंग्स ए सॉन्ग। अब इसमें सोचिएगा, सिंग्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, अभी मैंने बताया था कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट के पैसिव हम लोग क्या करते हैं? इज आर एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज आर एम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने का काम करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कहां पर इज आर एम है। ए नंबर में लिखा हुआ है ए सॉन्ग वाज, आंसर काट दीजिए क्योंकि वाज है तो आंसर होगा नहीं। ए नंबर में दिया हुआ है वाज, काट दीजिए। बी में क्या दिया हुआ है? इज, इसको रखिए। सी में क्या दिया हुआ है? हैड, काट दीजिए। डी में क्या दिया हुआ है? वर, इसको भी कैंसिल कीजिए। ए सी डी तो यूं ही कैंसिल हो गए, ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। ए सी और डी तो यूं ही कैंसिल है, आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। देख लीजिए इसमें कहां ज्यादा सोचना है। 6 नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ऐसे ही उड़ाते जाना, वो भी तो मैं अभी इतना लिख रहा हूं तो टाइम लग रहा है, वरना सिर्फ और सिर्फ मुझे आंसर बोलना रहता तो कुछ यूं विदिन 5 सेकेंड्स में सारे आंसर डील हो जाते हैं। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। और लास्ट में गौर से समझिएगा तो क्वेश्चन है, लास्ट में क्या सोचना है। अब इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा।
बताइए, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? क्या क्लिक किया जाए आंसर? सोच के देखिए और इजी वे में सोचिएगा। ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ज़्यादा सोचने दूंगा। वॉइस के क्वेश्चन तो यूं ही एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल होते हैं, काहे का ज़्यादा सोचना। अब इसमें समझिए एलिमिनेशन मेथड में क्या है। क्वेश्चन तो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा, ये तो तय है। अब डू आगे आ चुका है तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि डू आगे माना सिंपल प्रेजेंट की निशानी है और सिंपल प्रेजेंट हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? इज आर एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कुछ भी हो सेंटेंस के शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही आपको इज आर एम दिखेगा। क्लिक करते किस में है इज आर एम। आगे आते हैं, ए में व्हाट आई मीन से शुरुआत है, कैंसिल कीजिए। बी में व्हाट से शुरुआत है, कैंसिल कीजिए। सी में व्हाट से स्टार्ट है, कैंसिल कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक डी ही ऑप्शन है जिसमें इज से स्टार्ट किया गया है। डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको इज से स्टार्ट किया हुआ है और तब जाकर लिखा हुआ है व्हाट आई मीन, यानी डी आंसर होगा। 7 का कौन सा हुआ? डी। कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। नंबर 8 में आते हैं, कहा गया द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। क्वेश्चन देखते हैं, द डॉक्टर विल एग्जामिन, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। फिर वही बात स्टार्टिंग मैंने समझाया था, क्वेश्चन के एक्टिव में यदि विल मौजूद है तो पेशी में 2 ही आ सकते हैं। पेशी में एक या तो विल आएगा और एक या तो सेल आएगा। इसकी मदद करने के लिए साथ में किसको आना है? बी को। विल और सेल एक्टिव वॉइस में है तो इसके मेंटेन करने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए विल सेल आएगा और बी आएगा। देखिए किस में है। ए नंबर में ही एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो है ही नहीं, कैंसिल कीजिए। बी नंबर में ही विल बी एग्जामिन्ड, इसको रखते हैं। सी में ही हैज का यूज किया गया, हैज यहाँ कहाँ से आया, कैंसिल कीजिए। डी में ही मे बी, कैंसिल कीजिए। सिर्फ और सिर्फ मुझे विल चाहिए था या बी, विल सेल बी, कुछ भी। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा? बी, यानी इसका आंसर के लिए क्या हुआ? बी। कहीं सोचना कोई जरूरत कोई नहीं सोचना है। आते हैं 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो सही समझेंगे, एलिमिनेशन मेथड को अपनाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन 9 में कहा गया वर यू नॉट टीचिंग, वर वी नॉट टीचिंग यू, वर वी नॉट टीचिंग यू। अब समझते हैं, यही बात हो गया। वर है, वाज या वर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, बीइंग खोजना है। खोजते हैं बीइंग किस किस ऑप्शन में है। चलिए, तो बी ध्यान रखिएगा। सी में आ जाइए, हैव यू नॉट टॉट बाय अस, हैव यू नॉट, देखिए सी में यूज कर दिया हैव को, कैंसिल कीजिए, आंसर नहीं होगा। डी में तो नॉन ऑफ दीज है, ए और बी को देख लेते हैं। ए में वर का यूज किया गया है और बी में किसको यूज किया गया है? आर का यूज। जब यहाँ पास्ट है तो यहाँ पर प्रेजेंट क्या होगा? काटिए, वहाँ पास्ट तो यहाँ पर प्रेजेंट क्या कर रहा है? कोई टेंस चेंज होने वाला प्रोसेस तो है नहीं। मैंने पहले बता दिया है कि वॉइस में चेंज ऑफ टेंस नहीं होते हैं, कैंसिल कीजिए। अब बचा क्या चीज? वर्ड। एक बार पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि ऑप्शन डी नंबर में नन ऑफ दीज लिया हुआ है। कहीं ये पूरा सही नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज में आंसर ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए नन ऑफ दीज जब आपको दिया रहेगा तो थोड़ा सा हम लोग अटेंड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वर यू नॉट टॉट बाय अस, बिल्कुल सही। वर यू नॉट बीइंग टॉट बाय अस, ऑप्शन हो जाएंगे ए नंबर, आंसर सही, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में कहा गया है आई हैड रेड अ बुक, आई हैव रेड ए बुक। अब इसको समझते हैं। आई हैव रेड अ बुक, हैव और रेड यानी हैज हैव के साथ रेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। जब भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे तो बीन आना फिक्स है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो बीइंग आना फिक्स है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बीन आना फिक्स है, BEEN। तो खोजते हैं और यहाँ पर हैव का यूज किया गया है तो या तो हैव या तो हैज का आएगा। बस इतना खोजिए, हैव हैज बीन है किस में? ऑप्शन में। चलिए, ए नंबर में लिखा हुआ है ए बुक हैज बीन रेड बाय मी, चलिए इसको तो रखते हैं। बी में वाज कर दिया गया है, कैंसिल कीजिए, वाज होने वाला ही नहीं है। सी में इज किया गया है, इसको भी कैंसिल कीजिए। डी में हैड यूज किया गया, इसको भी कैंसिल कीजिए। सिर्फ आंसर कौन सा बच गया हम लोगों का? तो आंसर बच चुका है हम लोगों का ए नंबर। तो 10 का क्या हो गया? ए नंबर सही होगा। क्या इसमें भी ज्यादा सोचने की जरूरत? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
आसानी से क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ कह दिया गया है ही हैड नॉट लव्ड मी, ही हैड नॉट लव्ड मी। अब हैड के साथ यहाँ लव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बीन का आना फिक्स है। बीन का आना क्या है? फिक्स है। खोजते हैं बीन कहाँ कहाँ पर है। तो बीन ध्यान रखेगा, बी नंबर में लिखा हुआ आई वॉज नॉट लव्ड बाय हिम, आई वॉज नॉट लव्ड बाय हिम, यानी बी को कैंसिल कीजिए। तो बी तो हर सिचुएशन में नहीं होगा। चलिए नन ऑफ दिस को छोड़ते हैं। ए नंबर में देखिएगा तो ए नंबर में हैज़ का यूज किया गया है, इसको भी कैंसिल कीजिए, यहाँ पर हैड है। सी नंबर में लिखा हुआ है हैड नॉट बीन लव्ड बाय हिम। मी का क्या हो जाएगा? आई, और हैड नॉट बीन आना फिक्स है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड, बाय और ही का क्या हो जाता है? हिम, यानी कि सी नंबर आंसर क्लिक हो गया। ज़्यादा सोचने की जरूरत, 11 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रकार के स्ट्रक्चर को जाने। एक ही तरीका है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट एबव 85% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम लोग फिर कॉन्सेप्ट को मिलाना पड़ता है, वरना एलिमिनेशन मेथड से विद इन 5 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, चलिए इतने समझ लिए। अब चलते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चन को क्लिक करते हैं।